तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की सेकंड पोयम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है द एज ऑफ इन्फेंसी, जिसके राइटर है हमारे पास डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो एज का मतलब होता है जमाना या फिर उम्र, जबकि इन्फेंसी का मतलब होता है बचपन। द एज ऑफ इन्फेंसी मतलब बचपन का जमाना। इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है वो आप लोगों के पास पैदाइश से लेकर तकरीबन 2 साल तक का होता है। ये टाइम पीरियड आपका इन्फेंसी का टाइम पीरियड कहलाता है। तो याद रखिएगा, द एज ऑफ इन्फेंसी मतलब बचपन का जमाना। अब देखें, ये उस वक्त की बात है जब बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ना वो चल सकता है ना बोल सकता है, लेकिन उसकी मासूमियत और उसका जो तजस्सुस होता है वो अपनी इंतहा पर होता है। अब अल्लामा इकबाल इस नज़म के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि बचपन में जो बच्चा होता है वो कितना प्योर और इनोसेंट होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर चीज़ के बारे में क्यूरियस रहता है। उसके अंदर हर चीज़ को सीखने का जुनून सवार होता है। उसके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों को सीखता रहता है। और यही मैसेज हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए लेना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान जो है वो कामयाब होना चाहता है तो उसे बचपन की तरह क्यूरियस रहना होगा। उसके अंदर हर चीज़ को जानने और सीखने का शौक जो है वो जिंदा रखना होगा, तभी कोई भी इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और अब जरा हम जानते हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का छोटा सा तारुफ। तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अगर हम पैदाइश की बात करें तो वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के अंदर पैदा हुई। इसके अलावा इनकी जो डेथ है वो 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई। इसके अलावा आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल एक बहुत ही मशहूर फिलोसफर होने के साथ साथ पोइट भी हैं और साथ में पॉलिटिशियन भी हैं। अगर हम इनके फेमस वर्ड की बात करें तो वो इनका है बांगे दरा रमज़े बेखुदी पयाम मशरिक। अब ये जो इनका सबसे पहला फेमस वर्क है बांगे दरा, आज जो आप पोयम पढ़ने जा रहे हैं वो बांगे दरा के अंदर से ही ली गई है। बांगे दरा अल्लामा इकबाल की पहली शायरी की किताब का मजमुआ है। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि अल्लामा इकबाल ने जितनी भी शायरी की है वो सारी की सारी उर्दू में ही की है। और आज जो पोयम आप पढ़ने जा रहे हैं द एज ऑफ इन्फेंसी, ये भी असल में उर्दू के अंदर ही इनकी लिखी गई है। अगर हम इसके उर्दू टाइटल की बात करें तो इसे हम कहते हैं अहद तिफली। अहद कहते हैं दौर को या फिर ज़माने को, जबकि तिफली का मतलब होता है बचपन, यानी कि बचपन का ज़माना। तो अल्लामा इकबाल ने असल में इसको उर्दू में ही लिखा था, लेकिन हम इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं यानी कि इंग्लिश के अंदर, और ये बांगे दरा से ली गई है पोयम। तो इसके अलावा अगर हम टाइटल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि अल्लामा इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं, यानी कि थिंकर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा इनको शायर मशरिक भी कहा जाता है, यानी कि पोइट ऑफ ईस्ट। तो ये था अल्लामा इकबाल का छोटा सा तारुफ। और अब ज़रा हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोयम की फर्स्ट लाइन है द अर्थ एंड स्काई वर अननोन वर्ड्स टू मी। अननोन वर्ड्स का मतलब होता है नामालूम दुनिया या अनजान दुनिया, नई दुनिया। तो असल में अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मेरे लिए ये जो ज़मीन है या ये जो आसमान है बिल्कुल अनजान थे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बच्चा होता है वो इस दुनिया में आता है तो ये जो नई दुनिया होती है इसके लिए बिल्कुल अनजान होती है, वो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो यहाँ पर शायर भी हमें यही कहना चाह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो उस वक्त मेरे लिए ये जो दुनिया थी बिल्कुल अनजान, एक बिल्कुल अजूबे की तरह थी, क्योंकि मैं इस दुनिया के बारे में, आसमान के बारे में या ज़मीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो इसीलिए ये पूरी दुनिया जो है वो मेरे लिए एक अनजान दुनिया थी। अब जाहिर बात है, जब एक छोटा बच्चा होता है वो आसमान की तरफ जब देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा? सिर्फ और सिर्फ नीला रंग। तो बस उस नीले रंग को देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि यहाँ पर सितारे भी मौजूद हैं, सैयारे भी हैं या कहकशाएं हैं, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो शायर भी यही कह रहे हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता, ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजान होती है। ओनली द एक्सपेंस ऑफ मदर बॉसम वॉज अ वर्ल्ड टू मी। मदर बॉसम का मतलब होता है माँ की गोद, और एक्सपेंस का मतलब होता है वुसअत, कुशादगी या वसी। शायर कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ माँ की जो गोद है वही मेरे लिए पूरी कायनात है। जब बच्चा छोटा होता है तो जाहिर बात है वो किसी चीज को भी नहीं जानता, ना वो दौलत को जानता है, ना दुनिया के गम को, ना खुशियों को, ना बड़े बड़े उसके पास कोई
خواب ہوتے ہیں اس کے لیے صرف اور صرف سکون یا پھر جو خوشی ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش میں ہی ہوتی ہے. اس وقت انسان کے پاس نہ تو کوئی مسائل ہوتے ہیں دنیا کے، نہ مشکلات ہوتے ہیں، اور بچہ ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے. تو اس کے لیے صرف اور صرف ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ ایک پوری وسیع کائنات ہوتی ہے. پوری دنیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کیونکہ پورا دن ماں کی گود میں رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بس ماں کی جو گود ہے وہی ایک بہت بڑی دنیا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی جو ماں آتی ہے اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے تو فوراً سے چپ ہو جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے. کیونکہ اس بچے کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز کچھ معنی نہیں رکھتی، صرف اور صرف اس کی ماں کی گود ہی بہت معنی رکھتی ہے. اس کی پوری دنیا اس کی ماں کی گود ہی ہوتی ہے. تبھی وہ اپنی ماں کی گود میں آ کر سکون میں آ جاتا ہے، بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا رونا بند کر دیتا ہے. نیکسٹ لائن ہے ایوری موومنٹ واز اے سمبل آف لائف's pleasure to me. اب کہا جا رہا ہے کہ ایوری موومنٹ، ہر جو حرکت ہوتی ہے یا جنبش ہوتی ہے، موومنٹ مطلب حرکت یا جنبش. اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہر حرکت کرتی ہوئی چیز، ہر ہلتی ہوئی چیز جو ہے وہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، وہ چیز مجھے مزہ دیتی ہے. سمبل آف لائف پلیجر ٹو می مطلب میرے لیے مزے کا باعث ہوتی ہے. آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بھی ایسی چیز رکھ دی جائے جو ہل رہی ہو، فوراً بڑے غور سے اس کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے ہر حرکت کرتی ہوئی چیز، ہر ہلتی ہوئی چیز خوشی کا باعث ہوتی ہے. My own speech was like a meaningless word to me. Meaningless کا مطلب ہوتا ہے بے مطلب. اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جو خود کی زبان ہے، میں جو خود بولتا ہوں، وہ تمام ورڈز جو ہیں وہ بھی میرے لیے انجان ہوتے ہیں، مطلب میننگ لیس ہوتے ہیں. میری زبان سے جو بھی ورڈ ادا ہوتے ہیں اس وقت وہ اس قدر بے معنی ہوتے ہیں کہ مجھے نا خود ان کی سمجھ نہیں آتی. ظاہری بات ہے کوئی دوسرا تو کیا سمجھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی زبان سے کوئی بھی ورڈ نکالتے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں لیکن ان سے بولا نہیں جاتا ہے. تو وہ بات نہ تو کسی دوسرے کو سمجھ آتی ہے اور نہ ہی وہ جو بچہ ہے اس کو اپنی بات کی سمجھ آتی ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ میری خود کی جو زبان ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، یا اقبال کہہ رہے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میری اپنی جو زبان ہے یا میں جو خود بولتا تھا وہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے بھی بے مطلب تھیں. مطلب اس کا مطلب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں بول کیا رہا ہوں، لیکن بس میں بول رہا ہوں. لیکن وہ ورڈ نہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور نہ ہی ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ڈیورنگ انفینسیز پین if somebody made me cry. اب کہہ رہے ہیں انفینسی پین کا مطلب ہے بچپن میں، مطلب بچپن میں جب مجھے کہیں درد ہوتا تھا یا میں بھوک کی وجہ سے روتا تھا، یا اگر یوں کہہ لیں somebody made me cry، یا اگر کوئی مجھے رلا دیتا تھا تو میں اپنے جذبات کو، اپنی کسی بھی چیز کو بیان نہیں کر سکتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا، میں صرف رونا شروع کر دیتا تھا. کیونکہ اس وقت بچے کو نہ بولنا آتا ہے، نہ وہ اپنی ایکسپریشن کا اظہار کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں رو رہا ہے. تو وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ بچہ صرف رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت بچے کا جو واحد اظہار کا طریقہ ہوتا ہے وہ رونا ہی ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہوتے ہیں وہی اس کا مینلی اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی انجان شخص کو دیکھ لیتا ہے یا وہ ڈر جاتا ہے یا بھوک کی وجہ سے روتا ہے یا کبھی بے چین ہوتا ہے یا پھر اگر کبھی اس کے پیٹ وغیرہ میں درد ہوتا ہے تو فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ جا کر اپنی ماں کو تو نہیں بتائے گا نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ صرف رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کے لیے جو رونا ہے وہی ایک زبان ہے. The noise of the door chain would comfort me. نوائز کہتے ہیں شور کو، ڈور چین کا مطلب ہوتا ہے دروازے کی جو کنڈی ہوتی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ اس وقت میری جو تسلی ہے، یہ میرے سکون کا ذریعہ ہے، وہ دروازے کی جو گھنٹی ہے، وہ دروازے کی جو زنجیر ہے، اس کی ہلنے کی آواز ہی سے میں چپ ہو جاتا تھا. مطلب بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ رو رہے ہوں خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، بس اگر ان کو کوئی بھی ایسا کھلونا وغیرہ دے دیا جائے جو بجتا ہو، جس میں سے آواز پیدا ہوتی ہو، شور ہوتا ہو، تو فوراً چپ ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں تو ظاہر بات ہے کوئی کھلونے وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو اس وقت جو دروازے کنڈی ہوتی ہے نا، یا پھر جو زنجیر دروازوں پہ لگی ہوتی تھی تو اس کو ہی ہلا دیا جاتا تھا. پھر جب اس سے آواز پیدا ہوتی تھی تو بچہ چپ ہو جاتا تھا. تو اندازہ لگائیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ صرف دروازے کی کنڈی کے کھٹکنے کی آواز سے خوش ہو جاتا ہے یا یوں کہہ لے بہل جاتا ہے. تو اس کو اتنی سب چیزیں نہیں چاہیے ہوتی کہ اس کو چپ کروانے کے لیے. اگر آپ ذرا سا شور کر دو، یا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں اگر کہیں سے بھی ان کو آواز آتی ہے نا، فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، فوراً خوش ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو اقبال بھی ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں، بچپن کے سنہرے دور کو یاد کر رہے ہیں اصل میں وہ. نیکسٹ لائن آپ کے پاس ہے اوہ How I stared at the moon for long hours. Stared کا مطلب ہوتا ہے تکنا، گھورنا. اب اقبال ہمیں کیا کہہ رہے ہیں،
जब रात होती थी तो मैं कितनी ही देर तक फॉर लॉन्ग हार्स मतलब काफी लंबे टाइम तक जो है वो चांद को देखता रहता था या घूरता रहता था। जाहिर बात है एक बच्चा है, अगर आप उसको सहन में लिटाएंगे, कमरे में तो नहीं क्योंकि कमरे में अगर लिटाएंगे तो चांद वगैरह तो नजर नहीं आएगा ना, छत पे लिटाते हैं, सहन में लिटाते हैं तो उसको चांद नजर आता है चमकता हुआ। तो वो क्या करता है, वो उस चांद को घंटों तकता रहता है, देखता रहता है, घूरता रहता है। क्योंकि बचपन की जो उम्र होती है ना, उसके अंदर इंसान में बड़ा तजस्सुस होता है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी हैरत से देखता है, उन चीजों में दिलचस्पी लेता है। क्योंकि जाहिर बात है उस बच्चे के पास कोई दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल तो होते नहीं है, तो वो क्या करता है, वो कुदरती चीजों के अंदर ही गुम होता है, उन्हें अपनी पूरी तवज्जो देता है, देखता है, उनसे सीखता है, फिर सवालात करता है। तो जो चांद होता है वो भी बच्चों के लिए पुरअसरार सा एक दिलकश मंजर होता है कि उसमें से रोशनी निकल रही है। वो हैरान होते हैं उसे देख के, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, मुख्तलिफ तरह के सवालात आते हैं। तो असल में इसमें यही बताया जा रहा है कि इकबाल कह रहे हैं कि बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, तब रात होती थी तो मैं कई घंटे तक चांद को देखता रहता था, घूरता रहता था, बड़े लंबे अरसे तक मतलब देखता ही रहता था बस चांद को। नेक्स्ट है स्टेयरिंग एट इट्स साइलेंट जर्नी अमंग ब्रोकन क्लाउड्स। ब्रोकन क्लाउड्स का मतलब होता है टूटे फूटे बादल, जर्नी का मतलब है सफर, और स्टेयरिंग का मतलब मैंने आपको बताया घूरना वगैरह। अब इकबाल क्या कह रहे हैं कि बचपन के अंदर मैं देखता था वो जो चांद है कि वो खामोशी से सफर कर रहा है टूटे फूटे बादलों के दरमियान। मैं उसमें बड़ी दिलचस्पी लेता था कि कैसे जो चांद है बगैर किसी शोर के खामोशी से अपना सफर जारी रखे जा रहा है, खामोशी से टूटे फूटे बादलों के दरमियान आ रहा है, जा रहा है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब बादल जो है वो आसमान पर आते हैं और चांद जो है कभी छुप जाता है, कभी निकल आता है, तो बच्चा जो है ना उस मंजर को देखकर बड़ा खुश होता है, तालियां वगैरह बजाता है, मतलब वो उससे एक तरीके से खेल रहा होता है। तो इकबाल भी यही कह रहे हैं कि बचपन में मैं भी चांद को देखता था, चांद के सफर को, कि कैसे वो बादलों के दरमियान अपना सफर जारी रख रहा है, टूटे फूटे बादल है लेकिन वो खामोशी से अपने सफर को जारी रख रहा है। तो नेक्स्ट लाइन है आई वुड आस्क रिपीटेडली अबाउट इट्स माउंटेन एंड प्लेन्स। रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ को, जबकि प्लेन्स कहते हैं मैदान या फिर सहरा। तो इकबाल क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि बचपन में जब रात होती थी तो अंधेरी रात के अंदर चांद और उसकी रोशनी बड़ी खूबसूरत लगती थी, दिल नशीन, कि जो बच्चा होता है वो बगैर आंखें झपके कितनी देर तक उस चांद को देखता रहता है कि चांद कैसे टूटे फूटे बादलों के अंदर अपने सफर को जारी रखता है। इकबाल क्या कह रहे हैं कि मैं बार बार रिपीटेडली मतलब बार बार मैं पूछता था माउंटेन्स पहाड़ों के बारे में, प्लेन्स के बारे में, मतलब मेन ये कहा जा रहा है कि मैं बार बार जो है वो चांद के बारे में सवालात करता था। मैं पूछता था कि इस पर कौन सी जगह है, क्या यहाँ पे पहाड़ है या मैदान है। ये जो सवालात होते हैं ना, ये बचपन के तजस्सुस को जाहिर करते हैं कि बच्चा जो होता है ना वो फितरतन बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, बहुत तजस्सुस भरा हुआ होता है, वो हर चीज़ के बारे में सवाल करता है, पूछता है ताकि वो समझ सके। तो अब इकबाल भी यही कह रहे हैं कि मैं चांद के बारे में सवाल करता था कि क्या यहाँ पे वाकई पहाड़ है, क्या वहाँ पे भी ज़मीन है, लोग रहते हैं। तो काफ़ी सारे सवालात जो है वो मैं चांद के बारे में बार बार पूछता था। अब नेक्स्ट है And how surprised would I be at that prudent lie। अब यहाँ पर lie का मतलब तो होता है झूठ, जबकि ये पूरा वर्ड है prudent lie, इसका मतलब होता है ऐसा झूठ जिसका अच्छा नतीजा निकले। मतलब हम प्रूडेंट का मतलब ऐसे ले सकते हैं कि मसलहत आमेज झूठ। तो सरप्राइज का मतलब यहाँ पर आएगा हैरान होना। तो यहाँ पर इकबाल कह रहे हैं कि मैं अपने घर वालों से सवाल करता था, मैं लोगों से बहुत सारे सवाल करता था, तो वो मुझे बहलाने के लिए, मुझे फुसलाने के लिए झूठ बोलते थे। प्रूडेंट लाई मतलब मसलहत आमेज झूठ बोलते थे कि भाई ये चांद है, चांद पे जादूगर रहता है, या चांद पे परियां रहती हैं, या फिर कहा जाता था मुझे कि चांद पे बुढ़िया रहती है, चंदा मामा रहते हैं। मतलब हर कोई मुझसे अलग अलग झूठ बोलता था और मैं हैरान होता था सबके झूठ को सुनकर, जो सब लोग मुझे बहलाने के लिए बोलते थे। ये है कि उस वक्त मेरे दिल में तसल्ली हो जाती थी, मुझे सुकून आ जाता था कि मैंने पूछ लिया और मुझे जवाब मिल गया। नॉर्मली ये होता है कि बचपन में जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा मासूम होता है, वो हर बात में फौरी यकीन कर लेता है, चाहे वो हकीकत में भी ना हो। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहा जाता है कि चांद पर बुढ़िया जो है चरखा काट रही है, या फिर चांद पे चंदा मामा रहते हैं, चांद पे परियां रहती हैं, वो रोज रात में ख्वाबों में आते हैं। मतलब मुख्तलिफ तरह के बच्चे को झूठ बोले जाते हैं। तो ये जो झूठ है ये मसलहत अमेज झूठ है। अब शायर क्या कह रहे हैं कि मैं इन झूठ को सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाता था, बड़ा हैरान होता था कि ऐसा भी होता है। और आज जब मैं सोचता हूँ इन झूठों के बारे में तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मैं किन बेमायनी से जवाबात पे, कितनी नॉर्मल बेमतलब सी बातों पे खुश हो जाता था, बहल जाता था। लेकिन उस वक्त इन्हीं जवाबात से मैं बहुत हैरत ज़दा हो जाता था, बड़ा हैरान होता, क्या अच्छा ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। क्योंकि वैसे भी उस वक्त जब बच्चा छोटा होता है वो हर चीज़ को बड़े गौर से देखता है, समझता है, और उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात उभर रहे होते हैं।
तो अल्लामा इकबाल भी हमें उसी टाइम की बातें बता रहे हैं, बचपन की बहुत। नेक्स्ट है माई आई वॉज डिवोटेड टू सीइंग, माई लिप वॉज प्रोन टू स्पीक। अब क्या कह रहे हैं कि सीइंग मतलब देखना, डिवोटेड का मतलब होता है लगे रहना, वक्फ होना। अब कहा क्या जा रहा है कि बचपन में मेरी जो आंखें हैं वो देखना चाहती थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वो देखती रहें। इसके अलावा मेरे जो लिप्स थे, मेरे होंठ थे, वो बोलना चाहते थे। प्रोन का मतलब होता है माइल या झुकाव। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर हम इस पूरी लाइन का ओवरऑल मतलब लें तो ये है कि मेरी आंखें जो है वो हमेशा देखना चाहती थी कि मुख्तलिफ चीज़ों को, नए नए नज़ारों को, क्योंकि उस वक्त जो दुनिया बिल्कुल नई लगती है इंसान को। और इसी तरह मेरी ज़बान जो है वो बोलना चाहती थी। मैं हर चीज़ को बड़े गौर से देखता था, चाहे वो बिल्कुल मामूली चीज़ हो या फिर कोई बड़ी अहम चीज़ हो। इसी तरह मेरी ज़बान हमेशा सवाल करने के लिए तैयार रहती थी। मतलब मैं जो भी चीज़ देखता था फ़ौरन उसके बारे में सवाल कर डालता था। ये ज़ाहिर बात है एक बचपन की बड़ी अहम ख़ुसूसियत होती है कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को देखता है तो उसके बारे में सवालात करते हैं। अक्सर जो वालिदैन हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चे इतने सवालात करते हैं, उसको डांट देते हैं, चुप करवा देते हैं कि भाई चुप हो जाओ, क्यों हर चीज़ के अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, हर चीज़ में घुस रहे हो, हर चीज़ के बारे में पूछ रहे हो। अक्सर वालिदैन परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है कि इंसान में क्यूरियोसिटी होना, क्योंकि अगर इंसान में किसी चीज़ को जानने का तजस्सुस होगा तभी वो उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएगा, उस चीज़ को जानेगा। अगर नहीं होगा, अभी नॉर्मल आप देख लें, इस टाइम लोगों में तजस्सुस नहीं होता। देखिए बचपन में तो तजस्सुस होता है, ये नेचर में हमारी है, हमारी फितरत में, कि जब बचपन होता है हमें हर चीज़ को जानने का बड़ा शौक होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे ये शौक ख़त्म होता जाता है। तो जब आप शौक ख़त्म हो जाता है तो इंसान उस चीज़ को फिर जानने की कोशिश नहीं करता। आप लोगों ने अब देखा होगा कि आप लोग सवालात नहीं करते। आप लोग को कितनी सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन आप उसके बारे में पूछते ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। तो मेनली बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें, तजस्सुस पैदा करें हर चीज़ को जानने का। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप पूछें मुझसे। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि अगर कोई टीचर होता है वो पढ़ाता है तो उसको वो बच्चे ज़्यादा पसंद होते हैं जो सवालात करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये पूछ रहा है या ये पूछ रही है तो ये इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश होते हैं, पूछते ही नहीं सवालात। तो फ़र्क यही है कि अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है, जानने का तजस्सुस नहीं है, फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। और जो बच्चे सवालात करते हैं, पूछते हैं, उन्हीं के अंदर जानने का तजस्सुस होता है और फिर ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ बन पाते हैं या सीख पाते हैं। नेक्स्ट लाइन है माई हार्ट वॉज नो लेस देन इंक्यूसिटिवनेस पर्सोनिफाइड। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इंक्यूसिटिवनेस, इसका मतलब होता है जुस्तजू या फिर तजस्सुस कह लें, क्वेरीज कह लें, या फिर सवाल करने की जो आदत होती है सलाहियत। जबकि पर्सोनिफाइड का मतलब होता है शख्सी या फिर इंसान की, मतलब यूँ कह लें इंसान की सवाल करने की जो सलाहियत है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि माई हार्ट वॉज नो लेस देन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मेरा जो दिल है, माई हार्ट वॉज नो लेस देन, उसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है। मतलब मेरा दिल मुकम्मल तजस्सुस की तस्वीर बना हुआ है। मेरे दिल और दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं जिनको मैं जानना चाहता हूँ, मैं नई नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बचपन में ज़ाहिर बात है इंसान का जो दिल होता है बिल्कुल खाली तख्ती की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता। तो उसके अंदर ये शौक होता है कि वो हर चीज़ को जाने, और वो बेचैन रहता है कि भाई मैं इसको भी देखूँ, ये क्या है, वो क्या है, सवालात करूँ। तो इसी वजह से जो बचपन की यादें होती हैं वो बड़ी हैरत और सवालात से भरी हुई होती हैं। नॉर्मली देखा भी होगा आपने कि अगर हम रात की मिसाल ही लें कि अगर एक बच्चा है रात को आसमान की तरफ अगर देखा है तो मुख्तलिफ तरह के सवालात करता है कि ये सितारे कहाँ से आ रहे हैं। बारिश देखकर वो पूछेगा कि ये जो बादल है ये पानी कहाँ से लाते हैं, या बारिश बरसती कैसे है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मतलब मुख्तलिफ तरह के सवालात बच्चा करता है। तो असल में अल्लामा इकबाल यही बताना चाह रहे हैं कि बचपन में बच्चे के अंदर कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कितनी ज़्यादा चीज़ों को जानने का तजस्सुस होता है। तो असल में इस पूरी नज़म में अल्लामा इकबाल ने अपने बचपन की मासूमियत को या सादगी को बयान किया है। वो क्या कह रहे हैं हमसे कि बचपन में इंसान जो है वो दुनिया से पूरा बेखबर होता है, उसे कुछ नहीं पता। उसकी जो कायनात होती है या यूँ कह लें उसकी जो दुनिया होती है वो सिर्फ माँ की गोद होती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, तजस्सुस होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो हर चीज़ के बारे में सवाल करता है। वो छोटी से छोटी बात को भी जानना चाहता है और फिर उसको सुनकर हैरान हो जाता है। तो मेनली इस पूरी नज़म के अंदर आपने क्या सीखा कि इंसान का जो बचपन का तजस्सुस होता है या फिर उसकी सवाल करने की जो आदत होती है, ये मासूमियत होती है, यही जो है इंसान के सीखने की बुनियाद होती है। तो इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी भर ना नई नई चीज़ों को सीखे और जो सवाल करने का जज्बा है या सवाल करने की सलाहियत है वो अपने अंदर रखे।
तो अगर बचपन की कोई भी बात जो है वो आप लोगों को याद है तो आप लोग लाजमी तौर पर कमेंट में शेयर करें ताकि मैं भी जानूं और बाकी सब भी जान पाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अभी भी कहीं मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।